बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है ENT यानी आई नोज़ एंड थ्रोट इन्फेक्शन या जितने भी डिसऑर्डर्स है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई नोज़ एंड थ्रोट के जो डिसऑर्डर्स थे उसमें डिसऑर्डर नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था जो कि आई में था। ठीक है, और उसका नाम था रेटिनल डिटैचमेंट। ये हमने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 स्टार्ट किया है। BSN 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 में डिसऑर्डर नंबर 2 को पढ़ेंगे जो कि हमारे साथ है कैटरैक्ट। स्टूडेंट्स, कैटरैक्ट में आप लोगों ने याद रखना है कि कैटरैक्ट हमारे साथ एक आई की डिसऑर्डर होती है और आई में फिर ये लेंस की डिसऑर्डर होती है। ठीक है, लेंस पे वाइट पैचेस आ जाते हैं या लेंस पे एक क्लाउड सी शेप आ जाती है जिसकी वजह से फिर हमारे साथ जो लाइट है वो सही से पास नहीं होती, यानी जो रेटिना है उसकी सही से सेंसेशन फिर वो नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक लाइट जो है ना वो नहीं पहुँच सकती, तो इमेज हमें सही से दिखाई नहीं देती फिर। ठीक है, और इसमें जो पेरिफेरल विजन लॉस या जो विजन लॉस है वो हो जाती है। फिर लास्ट में बिल्कुल इंसान भी लास्ट में इंसान ब्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ था कैटरैक्ट। स्टूडेंट्स, आज हम इस डिसऑर्डर को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन कम्प्लिकेशन होगा आखिर में तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर ये चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हमारे साथ क्या है, इस चैप्टर के एंड में स्टूडेंट्स जो है ना वो एबल होंगे कि व्हाट इज़ कैटरैक्ट को डिफाइन करेंगे, फिर कैटरैक्ट के टाइप्स को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी है उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी जो साइन एंड सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। साइन एंड सिम्टम के बाद हम डायग्नोजिंग को डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम एक कैटरैक्ट के पेशेंट को डायग्नोज करेंगे और किस तरह से फिर उसको प्रिवेंट भी करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ फिर हमारे साथ सर्जिकल मैनेजमेंट एंड जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसको डिफाइन करेंगे कि कैटरैक्ट के लिए यानी जो लेंस की डिसऑर्डर है उसके लिए क्या हो सकती है मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकती है। और फिर लास्ट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट यानी जो नर्सिस का काम होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डिफिनीशन। ओवरव्यू में क्या दिया है कि अ कैटरैक्ट इज द ओपेसिटी और क्लाउडिंग ऑफ द लेंस। जब भी हमारे साथ लेंस में क्लाउडिंग्स आ जाए, किस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मल लेंस जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, जबकि जो कैटरैक्ट वाला लेंस होता है उसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं या वाइट क्लाउड आ जाती है, इस तरह से वाइट हो जाता है जिसकी ज़रिए से फिर लाइट सही से पास नहीं होगा, और जब भी लाइट सही से पास नहीं होगा तो रेटिना की तरफ इमेज नहीं बनेगा सही से। ठीक है, तो इस वजह से हमारे साथ जो बंदा होगा वो क्या होगा, वो ब्लाइंड हो सकता है या जो विजन लॉस है वो हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, पर लिखा गया है कि अ कैटरैक्ट क्लास ब्लरिंग ऑफ विजन इसकी वजह से कास हो जाती है, और ये क्यों होती है, क्योंकि लेंस जो है ना वो खराब हो गया है। ठीक है, विच इज़ नॉर्मली ट्रांसपेरेंट बिकम क्लाउडी एंड ओपिक, क्योंकि लेंस जो है ना वो हमारे साथ ट्रांसपेरेंट या ओपिक या क्लाउडी बन गया है। ठीक है, उसका कलर चेंज हो गया है, तो इस वजह से सही से पिक्चर जो है ना वो हमें शो नहीं होगा। ठीक है, कलर हम सही से डिटेक्ट नहीं करेंगे। मोस्ट कैटरैक्ट डेवलप इन पीपल ओवर एज 55। ये ज़्यादातर जो ओल्डर लोग होते हैं 55 एज के लोग जो है ना उसमें ज़्यादातर कैटरैक्ट हो जाती है, बट द ओकेशनली अकर इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। लेकिन ये जो है ना ये हमारे साथ इन्फेंट और यंग चिल्ड्रंस में भी हो सकता है। ठीक है, यानी ज़्यादातर जो कॉमन है वो 55 एज में ज़्यादातर कॉमन है, लेकिन ये जो यंग एज एंड इसके साथ साथ जो चिल्ड्रन या यंग चिल्ड्रन है उसमें भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट, अब यहाँ पे 3 कॉमन टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट दिए गए हैं। ये हमारे साथ क्या है, ये लेंस है। ठीक है, लेंस का जो अपर सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैप्सूल्स कहते हैं, और जो लोअर है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो मिड वाला है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे साथ जो न्यूक्लियस है अगर उसमें कोई ओफिक या कोई लेंस की डिसऑर्डर आ गई यानी लेंस में क्लाउडिंग बन गई तो उसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट हो गया है। ठीक है, न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट रेफर्स टू द हार्डनिंग ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो हार्डर हो जाता है। ठीक है, सेंटर में लेंस के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो हार्डर बन जाता है ये जगह। ठीक है, और जब ये हार्डर बन जाए तो इस दौरान हमारे साथ जो न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट
कैटरैक्ट है वो बन जाती है। जबकि जो कॉर्टिकल कैटरैक्ट है तो ये जो कॉर्टेक्स है इसमें डिफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगी, इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होगी, जिस कंडीशन में हमारे साथ वाइट क्लाउडनेस बन जाएगी या ओपीक बन जाएगी, जिसकी वजह से हमें सही सही चीज़ें दिखाई नहीं देगी और कैटरैक्ट बन जाएगा। तो लिखा गया है कि a cortical cataract is a condition in which the area of white cloudness will develop in the outer edge of the lens, जो outer edge होता है लेंस का, ठीक है, जो बिल्कुल outer होता है, तो उस एरिया में क्या हो जाती है, उसमें white cloudness बन जाती है, जिसकी वजह से हमें सही सी चीज़ें दिखाई नहीं देती और उसको हम कहते हैं cortex spreading inward और cortical कैटरैक्ट, ठीक है। फिर हम जो थर्ड वन को डिस्कस करेंगे तो वो कैप्सूल की बात हो रही है, ठीक है। तो लिखा गया है कि पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कंटेक्ट, पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट सॉरी कैप्सूलर सब posterior subcapsular cataract begin a small cloudy or opaque area on the back of the lens। जब बैक साइड ऑफ द लेंस पे कोई भी क्या हो जाए, कोई भी मतलब ओपीक या क्लाउडी या स्मॉल सा क्लाउड बन जाए तो उस वजह से हमारे साथ जो लेंस की जो एबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती और उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट। अब हम इटियोलॉजी की बात करेंगे कि इसकी काजेस क्या हो सकती है। तो जैसे कि हमने बताया कि 50 ईयर्स से अगर एबाव हो जाए तो उसमें ज़्यादातर हो सकती है, तो एक तो एज हो गया, दूसरा हमारे साथ लिखा गया है कि कंजेनिटल भी हो सकती है, बच्चों में पैदाइशी भी हो सकती है, ठीक है, बाय बर्थ भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन है कि कंजेनिटल हो जाए और ये इस वजह से होती है अगर हमारे साथ मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे कि रूबेला वायरल इन्फेक्शन हो या टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई हो, तो उस दौरान क्या हो सकती है, जो कंजेनिटल कैटरैक्ट है बच्चों में वो कास हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि कैटरैक्ट टिपिकली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग, एजिंग की वजह से हो सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ओल्डर देन 50 हो जाए तो उस दौरान जो है ना ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि ट्रामेटिक कैटरैक्ट, अगर कोई ट्रॉमा की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसमें क्या हो गया है, वो जो है ना वो वेल्डिंग कर रही है, ठीक है, तो वेल्डिंग के दौरान जो है ना अगर वो ग्लासेस यूज़ नहीं कर रही तो उसको कैटरैक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ अगर एक्सट्रीमली हीट, यानी वो एक्सट्रीमली हीट जो है ना वो भी क्या, यानी जो आँख है वो जल गया, ठीक है, तो उस दौरान भी कैटरैक्ट हो सकती है, ठीक है। हीट इंजरी हो गई या केमिकल टॉक्सिन जो है ना वो आई में चले गए तो इस दौरान भी हो सकती है। सिगरेट स्मोकिंग जो है ना वो भी हमारे साथ कैटरैक्ट की रिस्क को इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हेवी ड्रिंकिंग हो गया है, जैसे कि अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह है, ये भी काज कर सकती है कैटरैक्ट। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैटरैक्ट की। तो हमने जैसे कि बताया कि क्या हो जाता है, जो कैटरैक्ट है वो क्लाउडी लेंस को हम कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ क्लाउडी लेंस बन जाती है तो इसकी वजह से फिर हम सही से जो कलर है उसको डिटेक्ट नहीं करेंगे, तो सही से हमारी जो लाइट फोकस है वो भी सही नहीं होगी, ठीक है, यानी क्लियरली चीज़ें जो है ना या इमेज जो है ना वो रेटिना के ज़रिए से हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जबकि रेटिना जो है ना ये वो मेम्ब्रेन है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। तो इसमें लिखा गया है कि कैटरैक्ट इज़ अ क्लाउडी लेंस, ठीक है, एक क्लाउडी लेंस होता है। द लेंस इज़ पोजिशन्ड बिहाइंड द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ठीक है, जो कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ कलर को डिटेक्ट करती है। तो ये क्या कर देती है, ये उसके बिहाइंड होता है, ये लेंस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। द लेंस फोकस लाइट दैट पासिस इनटू योर आई, ठीक है, जब भी हमारे साथ लाइट जो है ना वो पास हो जाती है आई से, ठीक है, तो उस दौरान जो लेंस है वो उस लाइट पे फोकस कर देती है, ठीक है। और इसके ज़रिए से हमारे साथ जितनी भी इमेजेस है, जितनी भी चीज़ों को देखना है वो जो है ना वो हमें साफली शार्पली नज़र आ जाती है, ठीक है। जो रेटिना होती है ये हमारे साथ लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आईज में, और ये हमारे साथ एक कैमरा के ज़रिए से फंक्शन कर देती है, ठीक है, इसके ज़रिए से हम सब कुछ देखते हैं। As the cataract continue to develop, the clouding become denser, ठीक है। जब भी हमारे साथ कैटरैक्ट बन जाती है तो इस कैटरैक्ट के दौरान क्या होता है, जो क्लाउडिंग है वो बन जाती है और क्लाउडिंग जो है ना वो डेंसर बन जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट वाला पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी फिर लाइट जो है ना वो लेंस के थ्रू पास नहीं होता, और जब लेंस के थ्रू पास नहीं होगा तो रेटिना जो है ना वो इमेज नहीं बनाएगा, और जब भी इमेज नहीं बनेगा तो इसके ज़रिए से हमारे साथ जो विजन है वो ब्लर्ड होगी, क्योंकि
क्योंकि लाइट तो पास होगा लेकिन बहुत कम पास होगा, ठीक है, क्योंकि लेंस जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। तो इस वजह से इमेज जो है ना वो ब्लर्ड या बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। ये आप लोग देख सकते हैं। अगर हमारे साथ नॉर्मल आई है तो नॉर्मल आई जो है ना वो डायरेक्ट ही इस तरह से लाइट पास कर देती है, ठीक है, लेंस से पास हो जाती है, और यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्स है उसके ज़रिए से ये जो लाइट है वो चली जाती है, मैसेज चला जाता है ब्रेन में, और ब्रेन जो है ना वो जल्दी से मैसेज ले आता है दोबारा से और हमें चीज़ें दिखाना शुरू हो जाता है। जबकि जो कैटरैक्ट आई होता है तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे वाइट क्लाउडिंग बन गई है, तो इस वजह से जो इमेज है वो अब इस तरह से पास होगा, ठीक है, जो लाइट है वो इस तरह से पास होगा। तो लाइट जब इस तरह से पास होगा तो सही से जो इमेज है वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट जो है ना वो डायरेक्ट ही ऑप्टिक नर्व तक या रेटिना तक नहीं पहुंच जाता, तो इस वजह से इसका फोकस ही नहीं होता रेटिना पे, तो इस वजह से हमें सही से चीज़ें दिखाई नहीं देगा। इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ अगर हम देख ले तो साइन एंड सिम्टम में बिल्कुल वही बातें हैं कि ब्लर्ड विजन देखा होगा, ठीक है, इसके साथ साथ जो डबल विजन है, डिफ्लोपिया है, वो भी हो सकती है, ठीक है, एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन, जो कलर परसेप्शन है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे साथ जो लेंस है वो खराब हो गया है। फोटोफोबिया होगी, यानी लाइट इंटॉलरेंस होगी, ठीक है, लाइट से डरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस पर लाइट जो है ना वो अब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लाइट जो है ना वो सही से पास नहीं होता। एंड नियर साइटनेस जो है ना वो इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी नियर की जो चीज़ें हैं वो तो दिखाई देगा लेकिन दूर की चीज़ें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कंप्लेंट दैट कलर आर फेडेड आर फियर येलोइश आर ब्राउनिश, ठीक है, और जो क्लाउड बना है तो इसकी वजह से उसकी सारी कलर जो है ना वो चले जाएंगे। कलर मतलब किसी चीज़ का भी सही से कलर उसको नज़र नहीं आएगा, या तो सब कुछ येलोइश दिखाई देगा या ब्राउनिश, ठीक है। एंड इसके साथ साथ लिखा गया है कि डिज़ायर फॉर इंक्रीज लाइट, और कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी वो रीडिंग करना है तो वो कहेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा लाइट जो है ना वो लगाओ, हर जगह पे लाइट होना चाहिए, क्योंकि उसको सही सी चीज़ें जो है ना वो दिखाई नहीं देता, उसको ब्लर्ड विजन होगा ताकि लाइट जो है ना वो ज़्यादा पास हो जाए, तो इस वजह से क्या होगा, उसको क्लियर इमेज दिखाई देगा। इसके साथ साथ डिफ़िकल्टी विद नाइट विजन जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, नाइट को कुछ भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसके छोटे छोटे जो थोड़ा थोड़ा लाइट है वो तो बिल्कुल पास नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा लाइट हो तो थोड़ा सा पास हो जाता है, रेटिना तक पहुंच जाता है, इमेज जो है ना वो ब्लर्ड दिखाई दे देता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो अगर ये क्लाउडिंग सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो क्लाउडिंग तो बन गया है आई में, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है, जो कि फिर हमारे साथ इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। एंड इसके साथ साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, एंड स्वेलिंग भी हो सकती है, आई जो है ना वो स्वेल हो सकती है, आई लेट जो है ना वो ड्रॉप हो सकती है, नीचे की तरफ गिर सकती है। इसके साथ साथ लिखा गया है कि रेटिनल डिटैचमेंट, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वो हो सकती है, ठीक है, रेटिना जो है ना वो अपने दूसरे लेयर यानी जो कोराइड है उससे जुदा हो सकती है। एंड इसके साथ साथ ग्लूकोमा हो सकती है, ग्लूकोमा हम जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आते हैं कि डायग्नोजिंग क्या हो सकती है। ये जो ग्लूकोमा है इसमें क्या होता है, जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो आई में इन्फ्लेमेशन वगैरह काज हो सकती है, और जो विजन है वो सही से नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर हमारे साथ एक पेशेंट आया है और उसको ये कंडीशन हो गया है, यानी कैटरैक्ट हो गई है, तो उस दौरान हम उसको किस तरह से डायग्नोस करेंगे, ठीक है, यानी हमें किस तरह से पता चलेगा कि पेशेंट को कैटरैक्ट हो गई है। तो एक तो ये कि हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, जब हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यानी वो कहेगा कि डबल विजन हो रहा है, ब्लर्ड विजन हो रहा है, ठीक है, ये सब। इसके साथ साथ फिर हम खुद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए से ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, उसका पंडिस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम विजुअल एक्विटी टेस्ट करते हैं, जो कि नीचे ये स्लाइड में आ रहा है, ठीक है। जो एक्विटी टेस्ट इस तरह से होता है कि हम पेशेंट को एक चार्ट दिखा देते हैं, ठीक है, और ये जो चार्ट होता है इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि ये चीज़ आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये नज़र आ रहा है। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का जो विजन है वो कितने हद तक लॉस हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ तक नज़र आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल विजन है, ठीक है, यानी उसका विजन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है और ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस दौरान उसका विजन जो है ना वो थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। अगर फिर ये भी दिखाई नहीं दे रहा है तो 20/40 हो गया, यानी थोड़ा ज़्यादा विजन लॉस हो गया है। इस तरह से फिर ये एंड इस तरह से हम चेक कर देते हैं।
फिर हमारे साथ स्टूडेंट्स आते हैं कि हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे पेशेंट को कि उसको जो कैटरैक्ट है वो ना हो जाए। अगर कैटरैक्ट हो गया है तो वो फर्दर सीवियर ना हो जाए। तो प्रिवेंशन में हमारे साथ आ रहा है कि हम क्या करेंगे, पेशेंट से कहेंगे कि अपना रेगुलरली आई एग्जामिनेशन करें, ठीक है। इसकी वजह से आप जो है ना कैटरैक्ट से क्या हो सकती है, इसके फर्दर जो स्टेजेस है उससे बचाव हो सकती है, ठीक है। आपको जो स्टेजेस है वो मतलब सीवियर तक नहीं जाएगा, आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, इस कंडीशन को ट्रीट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेगुलर एग्जामिनेशन करेगा तो इससे उसका कंडीशन जो है ना वो ठीक हो सकता है। इसके बाद हम कहेंगे कि अगर आप स्मोकर है तो क्वाइट स्मोकिंग करें, ठीक है, यानी स्मोकिंग को बिल्कुल ख़त्म करें, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हमारे साथ आ रहा है कि अगर अदर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करें, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, उसको मैनेज करें, क्योंकि उसकी वजह से भी जो विजन लॉस है वो हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हमारे साथ आ रहा है कि चूज़ अ हेल्थी डाइट जो है ना उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसका जो अदर हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए और जो कैटरैक्ट है वो भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए। पेशेंट को कहेंगे कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो सन ग्लासेस यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि उसको लाइट फोबिया हो सकती है, तो उस दौरान जो है ना चक्कर वगैरह आना या इंजरी वगैरह हो सकती है, तो इस वजह से जो सन ग्लासेस है उसको यूज़ करना है और अल्कोहल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब हम आते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे साथ कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं कि आई ड्रॉप्स को हम यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं। कैटरैक्ट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। अगर हमारे साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो गई है तो इस दौरान हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड कर सकते हैं एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं। अब कुछ कॉमन सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, जो लेंस है उसको रिमूव करेंगे। अगर हमारे साथ कौन सा टाइप, मतलब हम देखेंगे टाइप ऑफ कैटरैक्ट को, ठीक है, क्योंकि 2 टाइप है कैटरैक्ट की। एक होती है एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा है इंट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन। तो अगर हमारे साथ एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन है तो इस दौरान हम क्या करेंगे, इस दौरान हम जो इंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेंस है उसको रिमूव करेंगे, जबकि जो एक्सटीरियर पोर्शन है उसको रिमूव नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ इंट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन है तो इस दौरान हम क्या करेंगे, जो इंटीरियर पोर्शन है उसको भी रिमूव करेंगे और जो पूरा लेंस है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पूरा लेंस को ख़त्म करेंगे इस दौरान, ठीक है। तो अगर हमारे साथ एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन है तो लिखा गया है कि इन एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन द लेंस इज रिमूव्ड अलोंग विद द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेंस कैप्सूल। बताया गया है कि हम क्या करेंगे कि इस दौरान हम जो इंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेंस कैप्सूल है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस दौरान सिर्फ जो इंटीरियर पोर्शन है वो खराब हो जाता है, उसमें क्लाउड बन जाता है, तो इस वजह से उसको रिमूव करेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिकॉज इट अलाउ द इंट्राओकुलर लेंस टू बी इंसर्टेड इनसाइड द रिमेनिंग कैप्सूल्स, ठीक है, क्योंकि इस दौरान हम क्या कर सकते हैं, जो इंट्राओकुलर लेंस है वो अलाउ करती है कि वो जो रिमेनिंग कैप्सूल है उस तक क्या कर सके, उस तक मतलब वो जो है ना उसके ज़रिए से फिर हमें चीज़ें जो है ना वो सही से दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इंटीरियर जो पोर्शन है जो इंट्राओकुलर लेंस है वो भी ख़राब हो गया है, उसमें क्लाउड बन गया है जिसको हम इंट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन पर कहते हैं, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, जो पूरा लेंस है उसको रिमूव करेंगे, ना तो इंटीरियर ना पोस्टीरियर कुछ भी पार्ट नहीं रह जाएगा बल्कि पूरा लेंस रिमूव करना पड़ेगा। अब हमारे साथ नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है, तो अगर पेशेंट को डिस्टर्बेंस हो रही है सेंसरी परसेप्शन में तो ये हमारे साथ कैटरैक्ट की वजह से हो सकती है, क्योंकि उसकी जो विजन है वो पुअर हो गई है, ठीक है, विजन एक्विटी कम हो गई है। इसके साथ साथ उसको इनसफिशिएंट नॉलेज हो सकती है, क्योंकि उसने कभी ये कंडीशन देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो लिखा गया है कि इनसफिशिएंट नॉलेज, डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर एंड केयर, ठीक है, यानी अगर उसने ऑपरेशन नहीं किया है या जो सर्जरी हो वो किया है तो उस दौरान जो है ना तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव ना प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर का कुछ पता है तो वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फिर लिखा गया है कि पोटेंशियल फॉर इंजरी पोटेंशियल क्यों हो सकती है, क्योंकि उसको सही से विजन नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी विजन जो है ना वो लॉस हो गई, इस वजह से उसको इंजरी या जो पता ट्रॉमा वगैरह है वो उसके साथ आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ एंजाइटी होगी। एंजाइटी क्यों होगी, क्योंकि वो मतलब वो सोचेगा कि मुझे परमानेंटली विजन लॉस हो सकती है, तो इस वजह से वो परेशान होगा। फिर हम आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ।
ये हमारे साथ लास्ट स्लाइड्स है, ठीक है। 2 स्लाइड है नर्सिंग इंटरवेंशन में लिखा गया है कि टीच पेशेंट एंड डॉक्टर, अगर पेशेंट है या उसकी डॉक्टर वगैरह जो भी आए हैं, ठीक है, उसके अटेंडेंट्स अबाउट आई मेडिकेशन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इसको आई मेडिकेशन देना है, ठीक है, किस तरह से इसने ये जो बैंडेज है इसको रिमूव करना है, अगर ऑपरेशन किया है, ठीक है, लेकिन अगर सर्जरी किया है तो इसको बैंडेज वगैरह जो है ना वो किस तरह से रिमूव करना है, ये सब हम बताएंगे। और लिखा गया है कि टीच साइन एंड सिम्टम of complication that are to be reported to provider immediately। बताया गया है कि क्या करना है कि अगर कोई साइन एंड सिम्टम या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है पेशेंट के साथ, यानी वो कह रहा है कि मुझे कुछ चीज़ सही से दिखाई नहीं दे रहा है या पेन हो रहा है, जो भी मसला हो, तो आपने डायरेक्ट ही यहाँ पे इमीडिएटली आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है, यानी पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाना है, ठीक है। इसके साथ साथ हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। जब भी आप मेडिकेशन आई में डाल रहे हो तो इस दौरान आपने क्या करना है, हैंड हाइजीन करना है, ठीक है, हाथों को साफ करना है, क्लीन करना है। या अगर आप पेशेंट का जो बैंडेज है उसको चेंज करना चाहते हैं तो उस दौरान भी आपने क्या करना है, अपने अपना हैंड हाइजीन करना है, ठीक है। या अटेंडेंस अगर कर रहा है या पेशेंट खुद कर रहा है तो दोनों हाथ जो है ना उसको साफ करना है। लिखा गया है कि इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड रैपिड और सडन मूवमेंट। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड रैपिड और सडन मूवमेंट, पेशेंट को बताना है कि आपने सडन या रैपिडली मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। एंड बेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, और अगर बेंडिंग होना है तो आपने क्या करना है, अपने वेस्ट से बेंड होना है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक मेडिकेशन इमीडिएटली, पेशेंट से कहना है कि अगर आपको नाज़िया एंड वोमिटिंग फील हो रही है तो आपने डायरेक्ट ही मेडिकेशन को ले लेना है, क्योंकि इसकी वजह से फिर आपके जो आई का पाइप वगैरह है वो ख़राब हो सकता है। तो आपने डायरेक्ट ही क्या करना है, अपने पेस पे पोर्स नहीं लाना है और डायरेक्ट ही मेडिकेशन को यूज़ करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो डिजीज़ था वो कम्प्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।